हाय गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया ओबीजी का टॉपिक है और ओबीजी बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानेंगे कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। सो एन इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट causing it to lie alongside और in front of the presenting part। मतलब जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है, यानी ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, यहाँ पे प्लेसेंटा का डिसेंड हो जाना ही प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। नॉर्मली प्लेसेंटा डिसेंड कब होता है? जब बेबी डिलीवर होना होता है, तब डिलीवरी के साथ ही प्लेसेंटा बाहर निकल आता है। तब प्लेसेंटा में जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कट करके क्लैम्प करते हैं। सो प्रेगनेंसी के मतलब डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा जो है वो जब सर्विक्स डायलेट होता है तो वो डिसेंड हो जाता है और बाहर निकल जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है। बट यहाँ पे पहले ही प्लेसेंटा का डिसेंड हो जाना प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। इसकी वजह से एंटीपार्टम हेमरेज देखने को मिलता है। एंटीपार्टम हेमरेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग का होना ही एंटीपार्टम हेमरेज कहलाता है। अगर 500 ml ब्लड जो है वो ज़्यादा बह जाता है तो वो हेमरेज की कंडीशन कहलाती है, और उस वक्त ही फीमेल को पूरी चांस है कि जो फीमेल है वो हाइपोवॉल्मिक शॉक के कंडीशन में जा सकती है। सो यहाँ पे फिर नेक्स्ट है इंसिडेंस। प्लेसेंटा प्रीविया अकर्स अप्रोक्स 1 of every 250 बर्थ। हर 250 महिलाओं में से जो एक महिला होती है उनमें प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो प्लेसेंटा होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में डिसेंड हो जाता है। ये बेबी होता है, ये प्लेसेंटा है जो कि नीचे की तरफ आ जाता है। नेक्स्ट है इट इज 1 in 200 इन इंडिया। मतलब 200 महिलाओं में से एक महिला ऐसी होती है जिनके अंदर प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1/3 ऑफ ऑल एंटीपार्टम हेमरेज अकर्स ड्यू टू प्लेसेंटा प्रीविया। मतलब 1/3 जो एंटीपार्टम हेमरेज होता है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ही एक्सेसिव ब्लीडिंग का होना ही एंटीपार्टम हेमरेज कहलाता है। और ये किसकी वजह से होता है? सो प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से होता है, यानी प्लेसेंटा का नीचे की तरफ डिसेंड हो जाना प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है, जिसकी वजह से एंटीपार्टम हेमरेज देखने को मिलता है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ही एक्सेसिव ब्लीडिंग का होना। नेक्स्ट है कॉजेस क्या होते हैं इसके प्लेसेंटा प्रीविया के। सो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा इन द लोअर सेगमेंट इज अननोन। अभी तक पता नहीं चला है कि मेन मुख्य कारण क्या है जिसकी वजह से लोअर सेगमेंट में जो यूट्राइन सेगमेंट होती है वहां पे प्लेसेंटा का डिसेंड होना ही प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है, और इसका मेन मुख्य जो रीजन है वो पता नहीं चला है। नेक्स्ट है जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि और क्या कॉजेस हो सकते हैं। सो यहाँ पे ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी दिया गया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द फर्टिलाइज्ड ओवम ड्रॉप डाउन टू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। मतलब जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है वहां पे ड्रॉप डाउन होना, यानी नीचे की तरफ आना या गिरना, जिसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि यूट्रस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 2 फैलोपियन ट्यूब हो गए, ओवरी हो गया। सो ओवरी से ओवा रिलीज होता है, देन एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद अलग अलग सेल डिवीजन होता है, 2 सेल्स, 4 सेल्स, 6 सेल्स, 8 सेल, देन 16 सेल स्टेज होती है जो मोरुला के सिमिलर होता है, और उसके बाद 32 सेल में डिवीजन होता है। उसके आगे भी सेल का ब्लास्टोसिस्ट होता है, देन ट्रोफोब्लास्टिक लेयर्स बनते हैं, देन ब्लास्टोसिस्ट होता है, वो जो यूट्रस की लेयर होती है वहां पे जाके इम्प्लांट हो जाता है। पर यहाँ पे इम्प्लांट ना होके नीचे की तरफ, मतलब जिस तरफ सर्विक्स है या जो यूट्रस का जो लोअर सेगमेंट है वहां पे ड्रॉप आउट हो जाना है, जिसका कारण एक प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। नेक्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसी। द लार्ज प्लेसेंटल बेड ऑफ द ट्विन प्लेसेंटा इज प्रोन टू लो इम्प्लांटेशन एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ अ प्लेसेंटा। मतलब जो महिलाएं बार प्रेग्नेंट होती है, सो मल्टीपल प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है, जिसमें से जो प्लेसेंटा होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है नीचे की तरफ। और एक चीज मैं बता दूं, जो प्लेसेंटा होता है डिस्क्वाड लाइक शेप होता है, डिस्क की तरह होता है। उसके 2 साइड्स होते हैं, एक तो मैटरनल साइड्स होते हैं और एक फीटल साइड्स होते हैं, मैटरनल और फीटल। मैटरनल यानी मदर से बेबी को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देने का काम करता है प्लेसेंटा, जो कि बहुत ही जरूरी है फीटल ग्रोथ के लिए। अब हम जानेंगे कि अलग अलग डिग्रीज होती है कि प्लेसेंटा प्रीविया अलग अलग डिग्रीज में या फिर अलग अलग लेवल पे किस तरीके से लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होते हैं। सो यहाँ पे 4 टाइप्स दिए गए हैं प्लेसेंटा प्रीविया के, और पिक्चर आप देख सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इस तरीके से जो प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होता है।
तो टाइप 1 में लिखा है कि द लोअर मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा डिप्स इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। इसमें क्या आप देख सकते हैं, प्लेसेंटा नीचे की तरफ आ गया है, नीचे की तरफ डिसेंड हो गया है। नेक्स्ट टाइप 2 है द प्लेसेंटा रीचेस द इंटरनल ओएस व्हेन क्लोज बट डजंट कवर इट। मतलब इसमें क्या है, यहाँ पे इंटरनल ओएस प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, सो वहां तक आ जाता है। नेक्स्ट है टाइप 3 में द प्लेसेंटा कवर्स द इंटरनल ओएस व्हेन क्लोज्ड बट नॉट व्हेन फुली डायलेटेड। टाइप 3 में क्या होता है, प्लेसेंटा जो है वो कवर कर लेता है इंटरनल ओएस को, पूरी तरीके से यहाँ पे इंटरनल ओएस को कवर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट 4 है टाइप 4 द प्लेसेंटा completely covers the internal OS when the cervix is fully dilated, सेंट्रल और कंप्लीट तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेसेंटा पूरी तरीके से सेंट्रल लेवल पे जो है यहाँ पे इंटरनल ओएस को कवर कर लिया है। तो इस तरीके से प्लेसेंटा जो होते हैं नीचे नीचे जो होते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ इम्प्लांट हो जाते हैं या डिसेंड हो जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग डिग्रीज पे प्लेसेंटा जो प्रीविया होता है या जो मदर्स होती है इनमें देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है जिसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज प्लेसेंटल साइज। जो प्लेसेंटा है उसका नॉर्मल साइज ना होके ज्यादा हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है, यानी लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लेसेंटा का डिसेंड होना या इम्प्लांट होना प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। और स्पेशली कब प्लेसेंटा का जो साइज इंक्रीज होता है, सो ट्विन प्रेगनेंसी, जो जुड़वा बच्चे होते हैं उस कंडीशन में जो प्लेसेंटा का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रीवियस यूट्राइन स्कार। अगर पहले कभी यूट्रस जो है वहां पे स्कार है, सो स्कार का फॉर्मेशन की वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में है प्रीवियस सिजेरियन, मतलब जो स्कार है वो क्यों देखने को मिलेगा। सो अगर पहले कभी सिजेरियन सेक्शन की वजह से डिलीवरी हुई हो, नॉर्मल डिलीवरी ना होकर सिजेरियन सेक्शन के थ्रू डिलीवरी होना सिजेरियन सेक्शन कहलाता है, उसकी वजह से स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है और उस स्कार की फॉर्मेशन की वजह से भी प्लेसेंटा जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में डिसेंड हो जाता है। सो वो भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है मल्टीपैरिटी, मतलब जो ग्रेविडा में बार बार प्रेग्नेंट होना, उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है एडवांस मैटरनल एज, अगर माँ का जो एज है ज़्यादा है या फिर 35 ईयर्स से ज़्यादा एज के बाद अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी को कंसीव करती है तो वो भी एक कारण हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया का। नेक्स्ट है प्रीवियस रिप्रोडक्टिव सर्जरी, अगर पहले कभी सर्जरी हुई हो रिप्रोडक्टिव तो उसकी वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। इसके अंदर डायलिटेशन एंड क्यूरेटिव आ जाएगा एग्जाम्पल में, जैसे कि क्या होता है कि अगर कोई एबॉर्शन कराना होता है या कोई ट्यूमर वगैरह है या फिर हाइटिफॉर्म मोल हो गया है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा में मोल वगैरह हो जाना, उसकी वजह से क्या करते हैं एक प्रोसीजर होता है DNC है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटिव, मतलब सर्विक्स को डायलेट करके और डायलेटर मशीन लगा जो डायलेटर इंस्ट्रूमेंट होता है उसे यूज करते हैं, बाद में स्क्रैप करते हैं, जो क्यूरेटर होता है उसे स्क्रैप करते हैं। सो अगर वो DNC हुआ है, स्पेशली DNC है डायलिटेशन एंड क्यूरेटिव एबॉर्शन की कंडीशन में देखने को मिलता है, सो उसकी वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटी, अगर प्लेसेंटा में कोई एब्नॉर्मलिटीज हुआ हो सो उसकी वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस है। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस, अगर यूट्रस में मतलब ये जो यूट्रस का स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज हुआ है उसकी वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है साइन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, कौन कौन से ऐसे साइन होते हैं जो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में जो होती है वजाइना से ब्लीडिंग होती है और पेनलेस होती है, मतलब पेन नहीं होता है और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। सो थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होता है प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा है कि फर्स्ट 12 वीक, जो स्टार्टिंग के 12 वीक्स होते हैं तो वो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो 3 महीना होता है, स्टार्टिंग के 3 महीने प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है 13 से 28 वीक होता है, यानी 4 से 6 महीना जो होता है वो होता है सेकंड ट्राइमेस्टर। और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 29 to 40 वीक्स जो होता है टर्म बेबी जो डिलीवर होते हैं। सो इसका जो ड्यूरेशन है 4 to 9 मंथ अगर मंथ में देखा जाए, 7 to 9 मंथ अगर मंथ में देखा जाए तो। सो यहाँ पे थर्ड ट्राइमेस्टर की बात की गई है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होती है, वजाइनल ब्लीडिंग जो पेनलेस होता है। सो थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 29 to 40 वीक्स यानी 7 से 90 महीने में जो वजाइनल ब्लीडिंग होती है, पेनलेस होती है प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में।
The bleeding is usually bright red and the amount varies with the proportions of separations of the placenta. जो bleeding होती है usually bright जो रेड कलर की होती है और ब्लीडिंग डिपेंड करता है कि प्लेसेंटा का जो प्रोपोर्शन है कितने भाग में कितने अनुपात में वो सेपरेट हुआ है उसके हिसाब से ही ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट है टीयर अवे फ्रॉम यूट्राइन वॉल। फिर क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में क्या होता है जो यूट्राइन वॉल से जो प्लेसेंटा होती है टीयर अवे हो जाती है मतलब डिटैचमेंट हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट है द ब्लीडिंग में बी स्कैंट मतलब जो ब्लीडिंग होती है स्कैंट भी होती है। स्कैंट का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट में ब्लीडिंग का होना स्कैंट कहलाता है। एट फर्स्ट बिकम मोर प्रोफ्यूज यानी फिर क्या होता है स्टार्टिंग में तो जो ब्लीडिंग होती है स्मॉल अमाउंट में होती है पर धीरे धीरे क्या होती है मोर प्रोफ्यूज हो जाती है यानी लार्ज अमाउंट में ब्लीडिंग होने लगता है। एज मोर एंड मोर ऑफ द प्लेसेंटा सेपरेट और धीरे धीरे जो होते हैं प्लेसेंटा जिस तरीके से सेपरेट होती है उसकी वजह से पहले कम अमाउंट में ब्लीडिंग होती है फिर ज्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग देखने को मिलता है। There is no way that the bleeding from the placenta can be arrested। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसकी वजह से हम क्या कर सके ब्लीडिंग को रोक सके। बट अदर देन डिलीवरी द फीटस एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा। अब क्या कर सकते हैं या तो फीटस को डिलीवर करा सकते हैं या फिर प्लेसेंटा को डायरेक्ट पूरी तरीके से रिमूव करा सकते हैं। इस तरीके से जो हम उसको ट्रीट करते हैं। सो ये सारे क्या हुए साइन हुए प्लेसेंटा प्रीविया के। सो अब हम जानेंगे कि प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से मदर और फीटस दोनों को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है द मदर इज एट रिस्क फॉर सीवियर हेमरेज। मदर को पूरा रिस्क है कि वो सीवियर हेमरेज हो यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा। और द फीटस इज एट रिस्क फॉर द प्रीमैच्योरिटी एस्फैक्सिया और हेमरेज मतलब फीटस को भी प्रीमैच्योरिटी हो सकती है। मतलब जो प्रीमैच्योरिटी यानी होते हैं प्री टर्म डिलीवरी जो डिलीवरी होनी चाहिए 9 मंथ 10 डेज में। सो 9 मंथ 10 डेज में नॉर्मल डिलीवरी ना होके 7 मंथ में ही डिलीवरी होना प्री मैच्योरिटी कहलाता है जिसे प्री टर्म डिलीवरी भी कहते हैं। उसमें बेबी जो होता है प्री टर्म होता है उसकी स्किन भी इमैच्योर होती है। और एस्फैक्सिया हो सकता है। एस्फैक्सिया मतलब होता है बेबी को सफोकेशन होना। बेबी के मुंह में म्यूकस जो होता है बेबी एस्पायरेट कर लेता है उस कंडीशन में। सो एस्फैक्सिया होने की भी कंडीशन है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस क्या करेंगे सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे जो प्रीवियस हिस्ट्री है पास्ट जो गायनिक हिस्ट्री होती है प्रीवियस जो सर्जिकल हिस्ट्री होती है उसे भी हम कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पाल्पेट करेंगे और अल्ट्रा साउंड करेंगे एग्जामिनेशन इन विच द प्लेसेंटा इज लोकलाइज्ड इन रिलेशन टू द सर्विक्स। हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करके ये पता लगाएंगे कि किस तरीके से जो है वो सर्विक्स के अंदर लोकलाइज है जो प्लेसेंटा होती है। तो अलग अलग यहाँ पे दिए गए कैटेगरी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4। तो प्लेसेंटा है तो प्लेसेंटा की जो साइट है वो कहाँ कहाँ लोकलाइज्ड है इससे इसको डायग्नोज करते हैं। इसके अलावा द प्लेसेंटा मे बी विजुअलाइज्ड बाय द मीन्स ऑफ एन एग्जामिनेशन विद अ स्ट्राइल स्पैकुलम। सो प्लेसेंटा को विजुअलाइज करते हैं एग्जामिन करते हैं वो भी स्पैकुलम के द्वारा जो स्ट्राइल स्पैकुलम जो होता है इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा एग्जामिन करते हैं विजुअलाइज करके देखते हैं। सो इस तरीके से हम डायग्नोसिस करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया का। अब हम जानेंगे कि क्या क्या कौन कौन से मैनेजमेंट होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। तो सबसे पहले हमारा है कि आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज एस्टैब्लिश्ड बाय द अल्ट्रासोनोग्राफी जेस्टेशनल एज इज कैलकुलेटेड। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि डायग्नोसिस करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया को किस तरीके से स्टैब्लिश हुआ है। सो अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा हम पता करते हैं। इसके अलावा जेस्टेशनल एज को भी कैलकुलेट करते हैं। द मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द जेस्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो मैनेजमेंट होता है डिपेंड करता है कि जेस्टेशनल एज क्या है प्रेगनेंसी का। इफ द जेस्टेशनल एज इज अर्ली and the attempt made to prolong the pregnancy with the intention is optimizing the neonatal outcome, the woman is usually hospitalized to try and avoid preterm labor or hemorrhage। So gestational जो एज होता है वो बहुत ही जरूरी होता है ताकि न्यूनेटल है वो सही तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करा जा सके जो बेबी है। इसके अलावा वुमेन को अक्सर क्या करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन कराते हैं यानी हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं जो ऐसे जो महिलाएं होती हैं ताकि प्रीटर्म को अवॉइड करा जा सके प्रीटर्म लेबर को अवॉइड करा जा सके। यानी जो प्रीटर्म लेबर यानी 7 मंथ में ही बेबी का डिलीवरी हो जाना ये प्रीटर्म लेबर कहलाता है। या फिर जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है जो हेमरेज हो रहा था उसको अवॉइड करने के लिए जो फीमेल है उसको हॉस्पिटलाइजेशन करा देते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन मोबिलिटी इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू बेड रेस्ट एट फर्स्ट। जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी उसकी जो मोबिलिटी यानी मूवमेंट उठना बैठना सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है उसको सबसे पहले बेड रेस्ट करने को कहा जाता है। इसके अलावा एक्टिविटी में भी ग्रेजुअली इंक्रीज एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेस टू टर्म। धीरे धीरे जिस तरीके से महिला जो है वो प्री टर्म से लेके टर्म तक जब पहुंचती है तो धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस देखा जाता है और एक्टिविटी जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ाई जाती है मतलब वो उठ सकती है बैठ सकती है। ठीक है।
द हेमोग्लोबिन वैल्यूज आर मॉनिटर। फिर क्या करते हैं, जो हीमोग्लोबिन है, सॉरी, जो हीमोग्लोबिन है उसकी वैल्यू भी चेक करते हैं, क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से जो हीमोग्लोबिन की लेवल है ब्लड में वो कम होने के चांसेस है। ब्लड रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, मतलब ब्लड की कमी हो गई हेमरेज की वजह से, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से ही, सो उस कंडीशन में ब्लड रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। या फिर आयरन थेरेपी इज इंस्टीट्यूटेड इफ द एनीमिया इज प्रेजेंट। अगर एनीमिया की कंडीशन देखी जा रही है तो उस वक्त आयरन थेरेपी देते हैं। द पल्मोनरी मैच्योरिटी ऑफ द फीटस इज मॉनिटर्ड एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स। हर एक इंटरवल्स के बाद जो बेबी है उसकी पल्मोनरी यानी लंग्स की मैच्योरिटी को भी असिस्ट करते हैं। इसके अलावा इन द मोस्ट सिचुएशंस हाउ एवर द सर्जिकल इंटरवेंशन इज द डिलीवरी मेथड ऑफ चॉइस। इसके अलावा मतलब बेस्ट कह सकते हैं चॉइस क्या होता है कि सर्जरी के थ्रू ही डिलीवरी करा देना। द वुमेन आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज बिकॉज द लोअर यूट्राइन। और इस कंडीशन में क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया में पोस्टमार्टम हेमरेज देखने को मिलता है। इससे पहले हमने पढ़ा था एंटीपार्टम हेमरेज, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ही एक्सेसिव ब्लीडिंग का होना एंटी हेमरेज कहलाता है। पर यहाँ पे बेबी के डिलीवरी होने के बाद पोस्टमार्टम जो हेमरेज है उसकी रिस्क होती है, यानी डिलीवरी के बाद जो होने वाली एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है वो पोस्टमार्टम हेमरेज कहलाती है, और उसकी जो रिस्क है वो ज़्यादा है। सो इस तरीके से हम पूरा मैनेजमेंट करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया का। सो अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन में। सो फर्स्ट पॉइंट है कि मैटरनल शॉक रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्लड लॉस एंड हाइपोवोलेमिक, यानी कि मैटरनल माँ को शॉक हो सकता है जो मदर है। क्यों होगा, क्योंकि एक्सेसिव ब्लड की लॉस होने की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में जा सकती है माँ। इसके अलावा पोस्टमार्टम हेमरेज यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग होना आफ्टर डिलीवरी। इसके अलावा फीटल हाइपोक्सिया ड्यू टू प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटा के सेपरेट होने की वजह से फीटल में सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से फीटल को हाइपोक्सिया हो सकता है। फीटल डेथ डिपेंड्स ऑन द जेस्टेशन एंड अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। फीटल की डेथ हो सकती है पर ये डिपेंड करता है कि जेस्टेशनल एज क्या है और कितने अमाउंट में ब्लड का लॉस हुआ है। नेक्स्ट है मैटरनल डेथ इज वेरी रेयर आउटकम, मतलब शायद ही ऐसा रिजल्ट होता है कि माँ की डेथ हो, अक्सर जो है बेबी की डेथ हो जाती है। सो आज के लिए इतना ही। ऐसे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।